हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स को फिनिश करेंगे, सारे टॉपिक्स को वन बाय वन फिनिश करेंगे थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पिलर्स ऑफ नेहरू महलनोबिस स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट। भाई अगर आप लोगों ने क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने नेहरू महलनोबिस स्ट्रेटेजी जरूर पढ़ी होगी। नेहरू महलनोबिस स्ट्रेटेजी किस पे फोकस करती थी? इट वाज फोकस मोर ऑन द सेविंग्स। सेविंग्स क्यों करना चाहती थी? सो दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी क्रिएटेड फॉर द हैवी इंडस्ट्री। ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर की बात करती थी, सो दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन बी सेव्ड फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ द फॉरेन वर्ल्ड। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को अब देख लेते हैं। इस पे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 को देखते हैं क्या बोल रहा है। हाई कंजम्पशन रेट टू सपोर्ट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। भाई वो फोकस करती थी हाई सेविंग्स रेट, ना कि कंजम्पशन रेट। तो वो सेविंग्स पे फोकस करती थी, ना कि कंजम्पशन पे। टू सपोर्ट नॉट कंज्यूमर इंडस्ट्री, टू सपोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। पॉलिसीज दैट प्रमोट कंपटीशन ऑफ डोमेस्टिक फर्म विथ फॉरेन फर्म्स। भाई वो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर की बात करती थी। डोमेस्टिक फर्म्स उस समय नई नई थी, वो फॉरेन फर्म्स के साथ कंपीट नहीं कर सकती थी। तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यस इट टॉक्स अबाउट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। फोर्थ क्या बोल रहा है? कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। नेहरू वाज अ सोशलिस्ट, तो कैपिटलिज्म की बात कैसे कर सकते थे? तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सो मेरा आंसर होगा 3 ओनली। तो 3 ओनली कहां पर दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है, आप लोग आराम से देख लेना। व्हाई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाज फेवर्ड? ड्यू टू इंडियाज हार्श कॉलोनियल एक्सपीरियंस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द पॉलिटिकल लीडर and the industrialists were very much aware and conscious about the India's economic inheritance right after India became independent. Which of these were of the broad consensus that emerged from the policy maker? भाई क्या बोल रहा है? पॉलिटिकल लीडर और इंडस्ट्रियलिस्ट वर वेरी मच अवेयर अबाउट द इंडियाज इकोनॉमिक इनहेरिटेंस राइट। और इंडिया उस समय नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उन लोगों ने क्या कंसेंसस, उन लोगों ने क्या आम राय बनाई, पॉलिसी मेकर ने किस टाइप का डेवलपमेंट चाहा, उसके बारे में क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 को देख लेते हैं। स्टेट शुड प्रोवाइड ओनली गुड्स एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट शुड बी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। देखो सबसे पहले स्टेट शुड प्रोवाइड ओनली गुड्स। क्या सिर्फ स्टेट गुड्स प्रोवाइड करेगा? अभी ये भी देख लेते हैं। पर और आगे पढ़ो, आगे तो क्या बोल रहा है? एंड डायरेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट शुड बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वाज न्यू एट दैट टाइम, प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट दैट मच कैपेबल। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे डेवलपमेंट की, तो कैसे हो पाएगा? तो डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसने रखी थी? स्टेट ने रखी थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट मेरा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। 1 कहां दिया हुआ? ए में दिया हुआ और डी में दिया हुआ, तो 2 स्टेटमेंट मेरे एलिमिनेट हो जाते हैं। स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुड बी डिस्करेज। यस ये बात सही है भाई। दादा भाई नौरोजी ने उस समय ड्रेन थ्योरी दी हुई थी, तो ड्रेन थ्योरी को चलते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करने की कोशिश करी गई थी? डिस्करेज करने की कोशिश करी गई थी। बिकॉज इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर ही आई थी, और बाद में उसने धीरे धीरे क्या कर लिया था? कॉलोनाइजेशन। स्टेटमेंट 3 को देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू बी प्लान्ड। यस उस समय इवन किसको बनाया गया था? प्लानिंग कमीशन को भी बनाया गया था, अगर आप लोगों को पता हो। तो सारी चीजें क्या चलते थे उस समय? 5 ईयर प्लान्स चलते थे। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू बी प्लान्ड। क्यों? बिकॉज वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। तो ये सारी चीजों को बड़े ही प्लान तरीके से करने की जरूरत थी। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3। और 2 and 3 कहां दिया हुआ है? बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके बारे में बात कर रहा है? अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी एडवोकेट्स। अब सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज दिस कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो भाई मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन तो है मेरा कम्युनिस्ट इकोनॉमी पे। तो पहले देखता हूं मैं व्हाट इज दिस कम्युनिस्ट इकोनॉमी। भाई कम्युनिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब चीज वस्तु कौन सी पैदा होंगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ओन्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। सिर्फ और सिर्फ कौन पैदा करेगा? हर चीज गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल सुई से लेकर हवाई जहाज तक सारी चीजें कौन प्रोड्यूस करेगा? गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी। और यहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा रहता है? जीरो। बोले प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट एग्जिस्ट, ऑल द लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ओनली, बिकॉज ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। कम्युनिस्ट बड़ी खतरनाक आइडियोलॉजी है। यहां पर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आज के देश में देखें तो हम लोग तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर हवाई जहाज से लेके सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजों में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। कम्युनिस्ट को तो बोला जाता है इट एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी, लेकिन इसका जो रियल इंप्लीमेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं वी कॉल इट सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमीज कौन सी होती है? वेयर अगेन मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट विथ सम पावर गिवन टू द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट यहां पर सारी चीजों को क्या करती है? रेगुलेट करने की कोशिश करती है। और गवर्नमेंट रेगुलेट कैसे करती है? तो आप बोलोगे थ्रू
इंस्पेक्टर राज। इंस्पेक्टर राज या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसेंस। तो गवर्नमेंट हर चीज के लिए क्या देती है, लाइसेंस। आपने बोला भाई शराब की दुकान खोलना है, ओके लाइसेंस। बंदूक की दुकान खोलना है, लाइसेंस। ये करना है, ये उद्योग करना है, लाइसेंस। आज भी भारत में हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बिकॉज इंडिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इससे बढ़कर, इन सबसे अलग, इन सबसे हटके एक और सिस्टम चलता है, एंड वी कॉल इट द कैपिटलिस्ट सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब कैपिटलिज्म में क्या होता है, all the means of production are owned by private individual. Here the role of government is very limited. यहां पर गवर्नमेंट का रोल कैसा रहता है, बहुत ही लिमिटेड रहता है। और लिमिटेड भी बोले कैसा रहता है, लिमिटेड मतलब बोले गवर्नमेंट के सिर्फ 3 रोल है। बोले कौन कौन से 3 रोल है, पहला डिफेंस, बोले देश के लोगों को सुरक्षा देना। दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स, बोले विदेश मंत्रालय, दूसरे देशों के साथ डील वगैरह करना। और तीसरा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड एंड प्राइवेट इंडिविजुअल ओन्स द मींस ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लगभग एक जैसी, बिकॉज यार गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल, इंस्पेक्टर राज चलता है, यहां पर फ्री मार्केट चलता है, डिमांड और सप्लाई से सारी चीजें डिसाइड होती हैं। लेकिन अगर मैं कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट की बात करता हूं, तो यहां पर कौन सी चीजों का प्रोडक्शन होता होगा, सिंपल पूछ रहा हूं मैं, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस, जिनकी जरूरत है ना कि जिनकी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट अ वेरी लग्जरियस मोबाइल फोन, लेकिन कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट वाले क्या बोलेंगे, इसकी जरूरत नहीं है सोसाइटी में, सोसाइटी नीड्स मेडिसिन, सोसाइटी नीड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये लोग उन गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। ऑन दी अदर एंड कैपिटलिस्ट सिर्फ उन गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जिनकी डिमांड हाई है, सो दैट दे कैन मेक प्रॉफिट, बिकॉज दीज आर द प्राइवेट इंडिविजुअल। ये वेलफेयर के लिए वर्क नहीं करते हैं, ये पर्सनल प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं। और ये वाले जो 2 सिस्टम है, दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर ऑफ द पीपल के नाम पे लोग वर्क करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा पाया गया कि दीज 2 सिस्टम आर अ बिग फेलियर। The only possible way of development is the capitalism, which is followed by the Western European countries and USA. और जो socialist country था, ये communist country था, even USSR was also collapsed in 1989. चलिए अब बहुत कुछ समझ लिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल, कमेंट में जवाब देना, इनोवेशंस कहां होते होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी कहां आती होगी, तो आप आंसर करोगे कैपिटलिज्म में। क्यों? क्योंकि एक समय होता था जब मोटरोला के हैंड ग्रेनेड जैसे, ईंट के जैसे अपन मोबाइल चलाते थे, लेकिन ये कैपिटलिस्ट थे जो प्रॉफिट मोटिव से वर्क करते रहे, और उन्होंने सोचा कि अगर टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया जाए, इनको और सस्ता किया जाए, तो शायद हम और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और आज मासेस के पास मोबाइल फोन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज देखने के लिए मिलती है, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म। चलिए देखते हैं, कम्युनिस्ट इकोनॉमी एडवोकेट्स state ownership of all properties including labor in the economy. Yes, all the means of production including labor, land are owned by the government. तो state ownership बिल्कुल सही बात है। Statement 2 देखते हैं, absolute power to state in running and managing the economy. Yes, communist means absolute powerful, state is absolutely powerful, both are correct. So which of the above is are correct? तो मेरा आंसर हो जाएगा C, that is both 1 and 2. Communist economy is very dangerous. Even they don't allow religious institution to work, because all the means of production, all the services, all the labor, all the land, everything belongs to the government. और जब भी इस टाइप के सिस्टम चलते हैं, so you know inefficiency मार्केट में हमेशा देखने के लिए मिलती है। अब सोशलिज्म में आप बोलोगे गवर्नमेंट भी एक्टिव है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी एक्टिव है। मतलब यहां पर टेलीफोन की अगर मैं बात करता हूं, BSNL भी है, जियो भी है, हु इज बेटर, BSNL और जियो? ऑब्वियसली जियो। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल ब्रिंग्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी विद देम, और कम्युनिस्ट में तो ये और ज्यादा लैक करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, कम्युनिस्ट क्या है, सोशलिस्ट क्या है, कैपिटलिस्ट क्या है। अब उस पर और क्वेश्चन आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सोशलिस्ट इकोनॉमी। इट एम्फेसाइजेस द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। यस, यहां पर स्टेट भी एग्जिस्ट करता है, मतलब गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, प्लस यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट करते हैं। सो मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। सो हियर क्या होती है, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, सोशलिस्ट बीच का है, ना कम्युनिस्ट है ना कैपिटलिस्ट है, उनके बीच का जो है, जिसको मिक्स्ड सिस्टम भी बोला जाता है, दैट इज फॉलोड बाय इंडियन इकोनॉमी। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इट्स only central goal is to attain economic efficiency by most optimum utilization of factors. इसका ओनली गोल क्या होता है, टू अटेन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी कैन नेवर बी एफिशिएंट। क्यों? वो एफिशिएंट क्यों नहीं हो सकती? फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिस्ट इकोनॉमी है या फिर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय हुम, इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट रेलवेज, रेलवेज में क्या होता है, टिकट कितनी हाई रहती है, उसके बाद भी रेलवेज लिख के देता 50% ऑफ योर फेयर इज बोर्न बाय द टैक्स पेयर। क्यों? इसका मतलब है रेलवेज इज हाईली इनएफिशिएंट। दूसरी बात कर लेते हैं, जब सरकार के पास क्या हुआ करता था, एयर इंडिया,
तो क्या ये एफिशिएंटली वर्क कर रहा था? इट वाज हाईली इनएफिशिएंट। और बात कर लेते हैं बीएसएनएल की, तो क्या बीएसएनएल एफिशिएंट? इट वाज हाईली इनएफिशिएंट, बंद होने की कगार पे आ गया है। तो सेंट्रल गोल क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का? इट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इक्वालिटी लाना चाहते हैं, ना कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी लाना चाहते हैं। एफिशिएंसी तो कौन लाएगा? दैट इज कैपिटलिज्म। तो ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा वन ओनली, दैट इज ए। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट टॉक्स अबाउट लफार कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन। लफार कर्व के बारे में बात कर रहा है। मैं आपको पहले इसका आंसर बता देता हूं, फिर इजीली एक्सप्लेन करता हूं। इट इज रिलेशन बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। अब ये क्या बोलता है कि भाई टैक्स रेट कितना होना चाहिए इकोनॉमी में। अब मैं दो जगह दो ग्राफ प्लॉट करता हूं। यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं टैक्स रेट, इस साइड मैंने लिखा टैक्स रेट, और इधर इस साइड में लिख रहा हूं टैक्स रेवेन्यू। मैं यहां जाऊंगा तो टैक्स रेट बढ़ेगा, ऊपर जाऊंगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी। टैक्स रेट में यहां पर लिख रहा हूं ये 0, 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 100%। ओके, सो दिस इज टैक्स रेट। अब अगर टैक्स रेट 0, यहां पर भी मैं लिखता हूं कि टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को कितनी मिल रही है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, है ना, और ऊपर जाते जाते 100 रुपीज। अब अगर मैंने बोला कि अगर टैक्स रेट 0 है तो गवर्नमेंट को कितनी रेवेन्यू आएगी? 0 आएगी, क्योंकि नोबडी इज पेइंग द टैक्सेस, सो गवर्नमेंट विल अर्न 0 रुपीज। लेकिन अगर मैंने टैक्स को 10% किया तो शायद आप गवर्नमेंट को भी पैसा मिलना शुरू हो गया। सो देखना, अब मैंने टैक्स रेट को और बढ़ाया, गवर्नमेंट ने बोला और टैक्स लेंगे तो और हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इज रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट की इनकमिंग है, तो ये इसको टैक्स को बढ़ाना चाहती है। टैक्स और बढ़ाया, गवर्नमेंट की रेवेन्यू और बढ़ गई। टैक्स और बढ़ा दिया, बोले 30% कर दो, अब गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गई। लेकिन क्या होगा अगर सरकार बोलेगी टैक्स रेट इज 100%, देन व्हाट विल बी द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट? इट इज 0। व्हाई? क्योंकि अगर आप टैक्स रेट को ज्यादा बढ़ाओगे, नाउ पीपल विल स्टॉप वर्किंग, लोग काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो इसको लगेगा काम करते और 100% टैक्स है, 60% टैक्स है, 70% टैक्स है। सो एक हाइट तक ये जाता है, उसके बाद टैक्स कम होने लग जाता है, और बाद में टैक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट का क्या है, और ये जो ऑप्टिमम पॉइंट है, दिस शुड बी द टैक्सेशन रेट ऑफ एनी कंट्री। क्या हमारा देश इसको फॉलो करता है? नहीं। तो टैक्सेशन रेट होना कितना चाहिए? मैक्सिमम टैक्स कितना होना चाहिए? 30%। दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमम टैक्स। लेकिन इंडिया कितना वसूलता है? डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिला के 52 to 55% टैक्स कलेक्शन होता है, विच एक्सक्लूड सेस एंड सरचार्ज, और उसको मिला दो तो अराउंड 55 to 60% टैक्स में पैसा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे टैक्स चोरी वगैरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। सो लफार कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। इजी था। उससे रिलेटेड एक वर्ड मैंने और लिखा हुआ है, दैट इज टैक्स बॉयंसी। क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पर? एक टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी क्या है? इट इज अ मेजर, इट इज एन इंडिकेटर टू मेजर द एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इन ग्रोथ टू जीडीपी एंड नेशनल इनकम। कि भाई अगर आपने जीडीपी आपकी ग्रो कर रही है, नेशनल इनकम ग्रो कर रही है, तो कितना एफिशिएंटली आप टैक्स को रिकवर कर पा रहे हो लोगों से, दैट इज टैक्स बॉयंसी। इंडिया में टैक्स बॉयंसी इज लो। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं? टैक्स अवॉइडेंस भी करते हैं, टैक्स इविजन भी करते हैं। तो टैक्स अवॉइडेंस, अवॉइडेंस मतलब दिस इज नॉट इलीगल। अवॉइडेंस मतलब वो तरीके ढूंढते हैं कि कैसे टैक्स को अवॉइड किया जाए, कौन से लूप होल से लॉ में जिसको यूज करके वो टैक्स को अवॉइड कर दे। सो दिस इज नॉट इलीगल बट दिस इज इमोरल। और दूसरा होता है टैक्स इवेजन। इवेजन मतलब कर की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना। सो दिस इज इलीगल एज वेल एज इमोरल। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिट इंक्लूड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ। क्या बोल रहा है? जीडीपी ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ। तो भाई जीडीपी में क्या चीज नहीं है उसको समझने के पहले ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज दिस जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? घरल सकेलू, जो भी है हिंदी में आप लोग देख लेना। इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी की डेफिनेशन देता हूं। जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? बड़ी इजी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इट इज द मार्केट वैल्यू। क्या बोल रहा हूं मैं? इट इज द मार्केट वैल्यू। ये कैसी होना चाहिए? वैल्यू किसी भी चीज की कैसी होना चाहिए? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। कौन सा गुड्स बोल रहा हूं मैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी। कहां पे प्रोड्यूस होना चाहिए? प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो अब देखना जीडीपी में मैं क्या क्या चीजें इंक्लूड करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कार बनाई, अभी कौन सा साल चल रहा है? तो आप बोलोगे 2024। 2024 में मैंने एक कार बनाई और उस कार की कीमत कितनी थी? 10 लाख रुपए। और फॉर एग्जांपल मेरी इकोनॉमी ऐसी कि जिसमें मैंने सिर्फ एक कार ही बनाई और कुछ भी नहीं बनाया इस कार के अलावा। तो देखना जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। कार की कीमत मार्केट में कितनी है? 10 लाख है। बोले ओके। क्या है? फाइनल गुड है। फाइनल गुड मतलब वो गुड होते हैं दैट आर रेडी टू बी यूज्ड। तो रेडी है यूज करने के लिए। हाँ, कार बिल्कुल चला के घर ले जाओ। टायर इज नॉट अ फाइनल गुड, बैटरी इज नॉट अ फाइनल गुड।
ग्लास इज नॉट अ फाइनल गुड। फाइनल गुड मतलब दैट इज रेडी टू बी यूज बाय द कंज्यूमर। तो हाँ बोले रेडी है। क्या भारत के अंदर बनाई है कार? बोले हाँ, तभी इसको जीडीपी में काउंट करना। क्या इसी साल बनाई है? बोले हाँ, तभी काउंट करना। फॉर एग्जांपल मैंने एक कार बनाई थी 2023 में, तो क्या मैं उसको 2024 की जीडीपी में काउंट करूंगा? नहीं। अब मानना यही कार मैंने बनाई तो 10 लाख की है, लेकिन भारत में नहीं बनाई है, ये मैंने कहाँ बनाई है? चाइना में बनाई है। तो क्या मैं उसको भारत की जीडीपी में काउंट करूंगा? नहीं करूंगा। अच्छा, हमारे रतन टाटा हैं, वो भी कार बनाते हैं, लेकिन वो कार कहाँ बनाते हैं? बोले वो इंग्लैंड में भी बनाते हैं। लैंड रोवर और जैगुआर फोर्ड से एक्वायर की थी। तो उनकी जो कार, रतन टाटा इज एन इंडियन सिटीजन, ये बात ध्यान रखना, लेकिन वो कार कहां बनाते हैं? ब्रिटेन में बनाते हैं। तो क्या मैं उनकी बनाई हुई कार को इंडिया की जीडीपी में काउंट करूंगा? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इन द इकोनॉमी बोले भारत के अंदर बनना चाहिए ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, वो भी इसी साल बनना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, जीडीपी ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग ईयर। भाई ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि भाई आपने बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी वगैरह ऐसे गुड्स में इन्वेस्ट किया दैट आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने इस पेन बनाने की मशीन को खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, तो जीडीपी में काउंट हो गया, क्योंकि वो मशीन भी तो अपने आप में गुड थी। तो बोले हाँ, इसको इंक्लूड करेंगे, इसको तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये तो पूछ रहा किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये मेरा नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनआरआईज, ये क्या है? इसको इंक्लूड करेंगे। एनआरआई बोले तो ये तो भारतीय है, लेकिन क्या ये भारत के अंदर रह रहा है? नहीं रह रहा है। तो बोले अगर कोई एनआरआई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो दूसरे देश में करता है क्योंकि वो बाहर रह रहा है, तो क्या विद इन द इकोनॉमी कर रहा है? आंसर इज नो। तो इसको इंक्लूड जीडीपी में नहीं करेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? टू ओनली। तो टू ओनली कहां दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है, क्योंकि इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एनआरआई भारत के बाहर रहता है। लेकिन हाँ, शाओमी वाला जो अपने एमआई के मोबाइल आप चलाते हो, वो मोबाइल कहाँ बनाता है? भारत में बनाता है। भले ही वो रहता चाइना में, लेकिन उसके मोबाइल कहाँ बनते हैं? भारत में। तो उसके जो मोबाइल भारत में बनते हैं, क्या उनकी वैल्यू को हम जीडीपी में काउंट करेंगे? करेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी। इजी था, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यहां पर मैंने दिया भी हुआ, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनना चाहिए। अब जीडीपी भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट नॉमिनल है, रियल है। क्वेश्चन आएगा तो उसको देख लेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर कैसा है, पता कैसा चलता कितना इन्फ्लेशन है, थ्रू जीडीपी डिफ्लेटर क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया इज मेनली बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। भाई वेदर द सेक्टर इज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ये किस पे बेस करता है? हाँ, इट इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। बोले हाँ, यूजुअली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर रहते हैं उनको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, बुक्स में बहुत कंफ्यूज करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं दैट आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड। ये कैसे रहते हैं? नॉट रजिस्टर्ड रहते हैं। अब देखना, जो सेक्टर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, कोई ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होकर वर्क कर रही है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी फिक्स है। बोले इतनी इतनी छुट्टियां देंगे, मैटरनिटी लीव देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोले किराना शॉप पे, बोले कल से आ जाना भाई तू काम करने, जिस दिन छुट्टी वुट्टी लेगा उस दिन क्या होगी? सैलरी कट जाएगी। सो क्लासिफिकेशन इस क्राइटेरिया पर रहता है कि बोले हाँ, बोले बोल सकते हैं इस क्राइटेरिया पर रहता है। स्टेटमेंट 2 देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर बेस्ड मेनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रिसोर्स यूजेज। भाई इंटेंसिटी नहीं, आप कितना ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहे हो उस बेसिस पे थोड़ी करते हैं। सर्विस सेक्टर मतलब दैट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग मतलब रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर मतलब डायरेक्ट एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह, तो ये क्या है? प्राइमरी है। उसमें इंटेंसिटी ऑफ रिसोर्स यूजेज नहीं आता। हाँ, रिसोर्स कौन सा यूज कर रहे हो ये तो डिपेंड करता है, लेकिन कितना कर रहे हो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो मेरा ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर इज ए, दैट इज वन ओनली। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म स्टेट मार्केट मिक्स कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन। अब स्टेट मार्केट मिक्स, अब देखो इस टाइप के वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। स्टेट मार्केट मिक्स, स्टेट बोले तो गवर्नमेंट, मार्केट बोले तो प्राइवेट इंडिविजुअल, और इनका मिक्स तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा है? सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करना चाह रहा है। चलो देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है गवर्नमेंट सब कॉन्ट्रैक्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे टू प्राइवेट डेवलपर। बात बिल्कुल सही है भाई, यहां पर गवर्नमेंट भी वर्क करेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी वर्क करेंगे, और गवर्नमेंट कुछ चीजों को क्या करेगी? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी पास ऑन करेगी। इंडिया में भी होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट देती कि नहीं गवर्नमेंट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोले हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो बोले हमने क्या किया? रोड बनाने का काम प्राइवेट इंडिविजुअल को दे दिया, बोले आप तुम टोल लगा के पैसा वसूलते रहना। तो गवर्नमेंट सब कॉन्ट्रैक्ट करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है, स्टेट मार्केट मिक्स की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। An economy where all goods and services are produced by state-owned firm but
बॉट बाय प्राइवेट पार्टीज। ऐसी इकोनॉमी जहां सारे गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करता है? ओनली स्टेट ओन्ड फर्म्स। तो अगर सारे गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ स्टेट प्रोड्यूस करेगा तो उस इकोनॉमी को तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में तो यही होता है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, और खरीदता कौन है? प्राइवेट पार्टीज खरीदती हैं। सो ये तो कम्युनिस्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर सोशलिस्ट की बात हो रही, तो सेकंड मेरा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देख लो, ओपनिंग बिड्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ओन्ड रेलवे स्टेशन टू प्राइवेट कंपनीज। भाई बिल्कुल बात सही है, रेलवेज को भी प्राइवेटाइज किया जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट से जब कैपिटलिस्ट की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ जाया जाता है तो बीच का जो फेज होता है दैट इज सोशलिज्म। सो धीरे धीरे चीजों को क्या किया जाता है? प्राइवेटाइज किया जाता है। तो मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, और 1 and 3 कहां पर दिया हुआ है? बी में दिया हुआ, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 1 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी जहां भी दिखे तो आप क्या तुरंत समझ जाओगे? इट इज आस्किंग अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो देख लेते हैं, ओनली कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर सेल इन द जनरल मार्केट। सिर्फ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स दैट आर यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जांपल दिस पेन इज अ कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट खरीदा और कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। क्या ये पेन नए पेन बना देगा? कभी नहीं बना पाएगा, बिकॉज दिस इज अ कंज्यूमर गुड्स। ये फर्दर गुड्स नहीं बना सकता, उसके लिए कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ती है। दिस रिमोट इज अ कंज्यूमर गुड, दिस टीवी इज अ कंज्यूमर गुड, ओके, शर्ट इज अ कंज्यूमर गुड, माइक इज अ कंज्यूमर गुड, कैमरा इज अ कंज्यूमर गुड्स। लेकिन एक गुड्स और भी होते हैं, दैट इज कैपिटल गुड्स। बोले हैवी मशीनरी, हैवी मशीनरी क्या करेंगी? बोले वो और पेन बनाएंगी और रिमोट बनाएंगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या सिर्फ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं? अगर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? सो दिस इज रॉन्ग। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों टाइप के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रॉफिट्स आर शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्ट। अरे भाई इसको अपन डाउट पे रख देते हैं। पहली बात तो प्रॉफिट ऐसा गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता। जो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा वो प्रॉफिट रीप करेगा और गवर्नमेंट अपने टैक्स लेगी, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। सी क्या बोल रहा है? स्टेट रन एंटरप्राइजेस आर डिसइन्वेस्टेड वंस दे स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया प्रॉफिट कर रहा है तो क्या उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे? एयर इंडिया इट वॉज मेकिंग लॉसेस देन इट वॉज डिसइन्वेस्टेड। तो ये वाली बात हर जगह फिट नहीं बैठेगी, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। क्योंकि सोशलिस्ट की परफेक्ट डेफिनेशन ढूंढना, यूपीएससी पूछता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, जो सबसे ज्यादा सही है उसको चूज करना। अगर चारों सही है तो उसमें जो सबसे ज्यादा सही है उस स्टेटमेंट को चूज करना। डी को देखो क्या बोल रहा है, बोथ द गवर्नमेंट एंड मार्केट टुगेदर डिसाइड द इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस, क्योंकि सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है प्लस प्राइवेट पार्टीज के पास भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट पार्टीज। तो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। इजी था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो परसिवरेंस आईएएस के ऐप पर आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में न्यू बैच अवेलेबल है, जिसकी प्राइस होने वाली है ओनली एंड ओनली 4500 रुपीज, जिसके लिए आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, जिसमें कंप्लीट प्री प्लस मेंस का सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? द आइडिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एज प्रपोज्ड बाय एडम स्मिथ इज एसेंशियली द फिलॉसफी ऑफ। देखो सारी फिलॉसफीज कवर कराऊंगा, सारी चीजें कवर कराऊंगा बस थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइडिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, और किसकी बात कर रहा है? एज प्रपोज्ड बाय एडम स्मिथ। सो भाई एडम स्मिथ ने एक थ्योरी दी थी, वी कॉल इट, जो कैपिटलिज्म का जन्मदाता है दैट इज एडम स्मिथ। अब देख लेते हैं ये क्या बताता था। एडम स्मिथ ने जो थ्योरी दी थी दैट इज द क्लासिकल थ्योरी। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल थ्योरी दी थी। अब क्लासिकल थ्योरी में एडम स्मिथ किसकी बात करते हैं, हाउ ही इज प्रमोटिंग द कैपिटलिज्म, वो देख लेते हैं। एडम स्मिथ बोलते हैं कि इकोनॉमी को कैसे मोस्ट एफिशिएंट वे में रन करना चाहिए। सो बोलता है एवरीबडी शुड वर्क फॉर, एवरीवन शुड वर्क फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। बोले सबको किसके लिए काम करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए काम करना चाहिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। अब बोले इकोनॉमी किससे मिलके बनी है? आपसे मिलके बनी है, मुझसे मिलके बनी है, लोगों से मिलके बनी है। इफ एवरीबडी शुड वर्क फॉर देयर इंटरेस्ट देन इकोनॉमी विल ऑल्सो बिकम एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि सब लोग अपना अपना हित सोच रहे हैं। अगर सब अपना हित सोचेंगे, सब प्रॉफिट कमाएंगे, सब अच्छे से रहेंगे, तो इकोनॉमी एज अ होल भी तो क्या हो जाएगी? ग्रो हो जाएगी। सो एडम स्मिथ ने किसकी बात करी? सेल्फ इंटरेस्ट की। अब एडम स्मिथ की जो क्लासिकल थ्योरी थी ये बढ़िया से वर्क कर रही थी। कब तक वर्क कर रही थी? 1929 तक बढ़िया तरीके से वर्क करती रही। बट 1929 में एक इवेंट हो जाता है, वी कॉल इट द ग्रेट डिप्रेशन। क्या हो जाता है? ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन वाज अ टाइम पीरियड बिटवीन 1929 टू 1933 इन द यूएसए एज वेल एज द वेस्टर्न वर्ल्ड। और कहां पर आया था? वेस्टर्न इकोनॉमीज में। इसमें क्या हुआ था? अचानक से
अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और अनएम्प्लॉयमेंट यूएसए में 3% से बढ़कर कितना हो गया था, 25% हो गया था। सो दैट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया, बोले अचानक से क्या हो गई, डिमांड गिर गई, सब चीज़ों की डिमांड गिर गई। अब देखना ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ होगा, तो उसको मैं यहीं पर बताता हूं आपको। ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या था, ग्रेट डिप्रेशन में बोले डिमांड गिर गई। अब अगर डिमांड गिर गई होगी तो क्या होगा, अगर डिमांड लोग अब कम करेंगे तो वो सामान भी कम खरीदेंगे, सामान कम खरीदेंगे तो अब कंपनियां सामान बनाएंगी भी कम, तो डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर कंपनियां प्रोडक्शन कम करेंगी तो उनको कम लोगों की आवश्यकता होगी, तो वो लोगों को बाहर निकाल देंगी, सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो लोगों के पास पैसा और कम हो जाएगा, सो डिमांड और गिर जाएगी, प्रोडक्शन और गिर जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, और प्रॉब्लम क्या होती जाएगी, एग्रीवेट होती जाएगी। इस केस में एक बड़ा इजी काम किया जा सकता है, दैट गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर। लेकिन एडम स्मिथ तो क्या बोलते थे, एवरीबडी शुड वर्क फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, और ये बोलते थे इकोनॉमी कैसी होना चाहिए, बोले कैपिटलिस्ट होना चाहिए। सो यहां पर रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी लिमिटेड, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती है यहां पर, क्यों, बिकॉज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी लिमिटेड टू 3 सेक्टर्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। सो क्या गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन अगर ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आएगी, उस केस में गवर्नमेंट के पास कुछ तो पावर होना चाहिए। सो एडम स्मिथ के बाद न्यू क्लासिकल थ्योरी आई, जिसने जॉन मेनार्ड कीनीस आए, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के पास कुछ और पावर्स भी होना चाहिए, कि जब डिमांड अचानक से गिर रही है तो गवर्नमेंट को कुछ पावर दो कि गवर्नमेंट या वहां की सेंट्रल बैंक इंटरफेयर कर पाए मार्केट में, और मनी सप्लाई को क्या कर पाए, वो कुछ भी करके बढ़ा दे। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो एडम स्मिथ के अगेंस्ट जाके उसके जैसी एक थ्योरी लेके आए जॉन मेनार्ड कीनीस, ही वाज आल्सो अ कैपिटलिस्ट, लेकिन उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए, मॉनेटरी पावर्स होना चाहिए, सेंट्रल बैंक के पास ये पावर होना चाहिए, और उस टाइप की थ्योरी को बोला गया नियो क्लासिकल थ्योरी। सो अब देख लेते हैं, द आइडिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एज प्रपोज्ड बाय एडम स्मिथ इज एसेंशियली द फिलॉसफी ऑफ, वो किसकी फिलॉसफी थी, कैपिटलिज्म की। इवन जॉन मेनार्ड कीनीस, उसकी भी फिलॉसफी किसकी थी, कैपिटलिज्म की थी। यहां पर और भी कुछ दिया हुआ, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये रेलेवेंट नहीं है, सोशल मार्क्सिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात नहीं करता। अच्छा, सोशलिज्म और लेनिनिज्म में क्या अंतर है, ये आपको पता है। लेनिनिज्म ये एक तरीका है मासेस को अपने साइड करने का, बरगला के, धोखा देके, बरगला के किस टाइप से, ये बोल करके कि हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी लाना चाहते हैं, वी वांट योर वेलफेयर, और सबको अपने साथ करना और पूरी पावर को अपने हाथ में लेके डिक्टेटर बन जाना। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लेनिनिज्म। आई एम नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, आई एम नॉट अगेंस्ट कैपिटलिज्म, आई एम नॉट अगेंस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमी, बट लेनिनिज्म का आपको मतलब बता रहा हूं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो जॉन मेनार्ड कीनीस वाज अ कैपिटलिस्ट, तो ही प्रमोट द फिलॉसफी ऑफ कैपिटलिज्म। इवन जॉन मेनार्ड कीनीस एंड एडम स्मिथ, जो क्वेश्चन में दिया हो, उसने भी किसको प्रमोट किया, कैपिटलिज्म को। ग्रेट डिप्रेशन बताया, कैपिटलिज्म बताया, सारी चीजों को एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी के लिए क्या मेजर चैलेंजेस हो सकते हैं, स्टेट इकोनॉमी के लिए क्या मेजर चैलेंजेस हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब डोंट वरी इफ यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज द स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी, स्टेट को आप ये भी मान सकते हो कोई भी देश की इकोनॉमी के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, या स्टेट इकोनॉमी मींस इकोनॉमीज व्हिच इज मैनेज्ड बाय द स्टेट, तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी से भी आप उसको रिलेट कर सकते हो। स्टेटमेंट 1 देखो, डिसाइडिंग व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, क्या चैलेंज हो सकता है, हाँ भाई क्या चीजों का प्रोडक्शन करना है, दिस कैन बी अ ग्रेट चैलेंज फॉर एवरी इकोनॉमी, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, क्या चीजों का प्रोडक्शन करना है ये तो पता होना चाहिए ना, बिल्कुल, तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो लोगों की डिमांड को फुलफिल किया जाएगा, तो बात बिल्कुल सही है। एंश्योरिंग अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड, बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट भी कोई चीज का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है तब भी उसको डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम हो गई तो डिफ्लेशन आ जाएगा, और डिफ्लेशन आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो ये भी आपको बिल्कुल मेक श्योर करना पड़ेगा। स्टेटमेंट 3 देखो, टू असर्टेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अब ये सही है या नहीं, तो पहले देखो 1 and 2 इज करेक्ट। 1 and 2 कहां दिए हुए हैं, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में 1 and 2 दिए हुए हैं, दैट इज ए, तो ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, टू असर्टेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, बिल्कुल, कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है फॉर द ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो नीड टू बी प्लान। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, दैट इज 1, 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी कैन इंप्रूव इन विच ऑफ दीज वेज।
टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? भाई टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट इज दिस टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब बड़ा आसान है कि भाई आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट। एक क्या होता है? आउटपुट, एक होता है इनपुट। इनपुट मतलब आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, दैट इज इनपुट, कितना पैसा लगाओगे, और उसके बाद कितना आउटपुट निकालोगे। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप इनपुट में कोई भी चेंज नहीं करोगे, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द इनपुट, बट हाउ यू कैन ब्रिंग चेंज इन द आउटपुट। फिर से मैं सवाल कर रहा हूं आपको, भाई आप दो काम कर सकते हो, इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब आपने कितना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद आप आउटपुट मतलब रिटर्न जनरेट करोगे। लेकिन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलता है कि इनपुट को चेंज मत करना, देन हाउ यू कैन इंक्रीज द आउटपुट। तो मतलब आप लोगों की एफिशिएंसी बढ़ गई है, अब आप लोग रिसोर्सेज उतने ही है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, प्रेशर आ गया, बोले अब काम करो मत करो, काम चोरी नहीं, तो अब आप क्या करोगे, आउटपुट को बढ़ा सकते हो। सो विदाउट इंक्रीज इन इनपुट हाउ यू कैन इंक्रीज द आउटपुट, दैट इज डील्ड बाय द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं, इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बात सही है क्या? हाँ, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा दिया है तब तो फिर आपके आउटपुट बढ़ जाएगा, ऐसा माना जा सकता है, तो बात बिल्कुल सही है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रखा था सो अब आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ये बात भी सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। इजी था। सी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड एज दैट पार्ट ऑफ आउटपुट नॉट एक्सप्लेन्ड बाय चेंज इन द इनपुट्स। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर, क्वेश्चन नंबर 14 है नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट पे ये जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है ना, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, उन सबको समझने के पहले एक बार जल्दी से अपन इस पे चलते हैं। हम लोगों ने जीडीपी की डेफिनेशन ऑलरेडी देखी थी। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो चार चीजें होना जरूरी है किसके अंदर, जीडीपी में। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखना, मान लो मैंने क्या प्रोड्यूस किया, मैंने बोला कि भाई मैंने क्या प्रोड्यूस किए। फॉर एग्जांपल इफ मेरी एक कंपनी थी या मेरा एक देश था, मैंने उस देश के अंदर क्या प्रोड्यूस किया, मैंने बोला मैंने टीवी प्रोड्यूस किए। बोले मैंने कितने टीवी प्रोड्यूस किए, बोले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने मेरे देश के अंदर 100 टीवी जोड़ दिए। क्या हो सकता है इन 100 टीवी में से मेरे 20 टीवी खराब हो गए हों, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो मैंने कितने नए टीवी ऐड करे, 80। लेकिन जीडीपी तो क्या बोलता है कि आप तो ग्रॉस देखो भाई, आपने कितने टीवी प्रोड्यूस किए, 100, बोले दैट शुड बी काउंटेड। लेकिन ये इन 20 टीवी का क्या जो खराब हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी ली, आपने गाड़ी कितनी बनाई, बोले 100 कारें बना दी। क्यों बनाई, बोले आपकी कंपनी थी, 100 कारों की ज़रूरत थी। तो आप क्या बोलोगे कि मैंने कितनी कारें ऐड कर दी, 100। लेकिन हो सकता है उन पुरानी कारों में से 10 कारें आपकी खराब हो गई हो, सो इफेक्टिवली तो आपने 90 कार्स ही ऐड करी ना। सो दैट इज, तो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है कि अगर आप ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन जो नॉर्मल वियर एंड टीयर पे आपका लॉस हो गया उसको अगर आप कंपनसेट कर दोगे देन यू विल अराइव एट द नेट। इजी था। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक कार थी, कार की कीमत मार्केट में कितनी थी, 10 लाख रुपए। अब मुझे पता करना है कि 10 लाख तो बोले बहुत महंगी कार है यार, बोले कौन सी है, बोले अल्टो है, बोले 10 लाख रुपए की। सो मुझे ये पता करना है कि सच में चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है या ये कार की प्राइस बिकॉज ऑफ द टैक्सेस महंगी लग रही है। फॉर एग्जांपल नेपाल में फॉर्च्यूनर कितने की आती है, 5 करोड़ की, हमारे यहाँ कितने की आती है, 50 लाख की। तो क्या सच में नेपाल में इतनी महंगी बनती होगी फॉर्च्यूनर, नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। सो अगर मैं कार की दो प्राइस देखूं, एक प्राइस में उसकी कहां पर देखूं, फर्म में या फैक्ट्री में देखूं, बोले फैक्ट्री में इस कार की कितनी कॉस्ट थी, फैक्ट्री को कितनी पड़ी, बोले फैक्ट्री ने तो बोले इसको 3 लाख रुपए में ही बना दी थी। तो फिर बोले 10 लाख कैसे हो गई, तो बोले जो दूसरी प्राइस है इसकी दैट इज द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कब आती है, जब इस फैक्ट्री की कॉस्ट में और क्या जुड़ जाता है, टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी टैक्स लगा हुआ उसको भी जोड़ दोगे तो आप कहां जाओगे, मार्केट। तो देखना फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हो। फैक्टर कॉस्ट बोले कंपनी में कितनी कॉस्ट आई थी कार की, 3 लाख रुपए, तो दैट इज फैक्टर कॉस्ट, प्लस उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दो। मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस भी लगाती है, सब्सिडीज भी देती है, उनका समेशन करके ओवरऑल करो देन यू विल अराइव एट द मार्केट प्राइस ऑफ द कार। समझ में आ रहा है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे कैसे आते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। रतन टाटा की कुछ फैक्ट्रीज कहाँ है, बोले लंदन में है, पर जब वो कारों को लंदन में प्रोड्यूस करते हैं तो हम तो क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब उसको कहां पे प्रोड्यूस करना है, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करना है। लेकिन वो रतन टाटा की कंपनी है, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन कहां किया, लंदन, तो वो लंदन वाले अपनी जीडीपी में जोड़ रहे हैं। शाओमी वाले ने, वो चाइना में रहता है लेकिन उसने प्रोडक्शन कहां किया, हमारे यहाँ, लेकिन
उसको हम हमारी जीडीपी में जोड़ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल कहाँ बनते हैं, भारत में बनते हैं। सो जीडीपी से ये नंबर भी प्रॉपर नहीं देखने को मिलता। क्यों? बोले रतन टाटा ने बाहर कितना प्रोडक्शन किया, बोले भाई उसको हमारे यहाँ तो जोड़ो। सो डोमेस्टिक से आपको किस पे जाना है, नेशनल प्रोडक्ट पे, मतलब जो भारत के नागरिक हैं उन्होंने विदेश में कितना कमाया प्लस विदेशियों ने भारत में कितना कमाया, उसका भी अगर आप नेट कर दोगे तो उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे कैसे जाओगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करके। अब ये सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आप आराम से जाके देख लेना, वहां पर काफी डिटेल में डील किया हुआ है। क्वेश्चन में अगर सारी चीजें बताऊंगा तो क्वेश्चन का सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्या बोल रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट पे कैसे जाएंगे, जीडीपी से मुझे कहां जाना है, एनएनपी पे जाना है। कहां जाना है, एनएनपी पे जाना है। सो देखो ग्रॉस से नेट पे कैसे जाऊंगा, तो बोले माइनस डेप्रीशिएशन कर दूंगा मैं, तो अब मेरे कहां पर आ जाऊंगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आ जाऊंगा। अब डोमेस्टिक पे मुझे कहां जाना है, नेशनल पे जाना है, और डोमेस्टिक पे नेशनल पे कैसे जाऊंगा, मैंने यहां पर दे रखा है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब मैं इसमें फिर क्या कर दूंगा, नेशनल का नेशनल प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो रतन टाटा वाली इनकम को जोड़ो, शाओमी वाली को घटाओ, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट पे आ गया मैं। सो दिस इज एनएनपी। सो जीडीपी से एनएनपी में कैसे आया मैं, तो देखो मैंने ये जीडीपी तो एज इट इज लिख दिया, जीडीपी में मैंने क्या माइनस करा, सो जीडीपी में मैंने माइनस करा जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो ये मेरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर इजीली बना लिया, काफ़ी इजी था। देख लेते हैं, एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहीं पर आंसर मिल रहा है क्या, आंसर इज यस। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। डिस्काउंटिंग डेप्रीशिएशन फ्रॉम जीडीपी, अगर डेप्रीशिएशन को घटा दिया जीडीपी में से तो बन जाएगा एनडीपी, लेकिन ये तो किसके बारे में बात कर रहा है, एनएनपी। तो दिस शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। एडिंग नेट कैपिटल फॉर्मेशन टू जीडीपी, अरे ये तो क्या ही बात कर रहा है। समिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन, अरे तो जीडीपी की डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा है कैलकुलेशन की, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज एडिंग नेट फैक्टर, क्या बोल रहा है, एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आराम से चैप्टर नंबर 2 का वीडियो का लिंक आप आराम से देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, इकोनॉमिक्स की, उसमें आपको सारा डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इफ द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर इट इंप्लाइज दैट, अगर किसी इकोनॉमिक का साइज हर साल बढ़ता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल बोले किसी भी देश की जीडीपी बोले सन 2022 में कितनी थी, तो बोले वो थी 10 लाख करोड़, कितनी थी, 10 लाख करोड़ रुपीज़। बोले 2023 में कितनी हो गई, वो 2023 में कितनी हो गई, बोले 15 लाख करोड़, कितनी हो गई, 15 लाख करोड़। वो बोले अब 2024 में कितनी हो गई, बोले सो बोले इट बिकम्स 16 लाख करोड़। सो बोले अगर हर साल इकोनॉमी बढ़ रही है कि यस, एवरी ईयर द साइज ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पहले 10 लाख थी, 15 लाख हो गई, 16 लाख हो गई। इट इम्प्लाइज, अगर हर साल इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट मस्ट बी इंक्रीजिंग स्टीडली ईयर आफ्टर ईयर। भाई ये बात सही है क्या, देखो वर्ड पे ध्यान रखना, जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन क्या बोल रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट मस्ट बी इंक्रीजिंग, और मस्ट भी मतलब बढ़ना ही चाहिए। देखें क्या एक बार, फॉर एग्जांपल किसी देश की इकोनॉमी थी 100 रुपए एक बार, अगले साल बोले कब थी वो 2022 में, अगले साल कितनी हो गई, बोले वो 110 रुपए, कब, बोले 23 में, 24 में हो गई वो कितनी, 115। सो अब देखना 22 से 23 में 10 रुपए बढ़ी, तो बोले कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 10% ग्रोथ रेट बढ़ी जीडीपी की। हाँ अब बोले अगले साल 2023 से 2024 में गए, सो सिर्फ 5 का ही डिफरेंस आया, तो अराउंड 4 पॉइंट कुछ परसेंट का ही इंक्रीमेंट हुआ। सो ग्रोथ रेट तो कम हो गया है, भाई जीडीपी तो अभी भी बढ़ी है बट ग्रोथ रेट हैज डिक्रीज बट स्टिल द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, तो ये ग्रोथ रेट मस्ट भी नहीं आना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देखो, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी मस्ट बी इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मस्ट बी इंक्रीजिंग। अब मान लो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आप नए नए कैपिटल एसेट्स लगाए जा रहे हो सकता है आपकी जीडीपी इसलिए बढ़ रही हो बिकॉज यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली, बोले सब मक्कारों को काम पे लगा दिया है इसलिए भी अब आपकी जीडीपी बढ़ रही है, फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया आपने। सो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का बढ़ना भी जरूरी नहीं है, तब भी जीडीपी बढ़ सकती है, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, सो बोथ आर रॉन्ग। सो मेरा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नन। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जीडीपी के ऊपर है। इट इज आर्ग्यूड दैट जीडीपी डज नॉट कवर अप एक्सटर्नलिटीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ देयर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज देन। अब भाई जीडीपी का एक और मतलब बताता हूँ। जीडीपी का मतलब क्या होता है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब मान लो रतन टाटा ने दो काम करे, एक स्टील प्लांट लगा दिया, कौन सा प्लांट लगा दिया है,
स्टील प्लांट लगा दिया। कहाँ लगा दिया बोले, जहाँ भी लगाना था उन्होंने वहाँ पर एक स्टील प्लांट को सेटअप करा। स्टील प्लांट में वो किसका प्रोडक्शन करेंगे बोले, स्टील वगैरह बनाएंगे, नए नए गुड्स बनाएंगे। नए नए गुड्स बनाएंगे तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। बोले हाँ जीडीपी तो बढ़ रही है। अब स्टील प्लांट फॉर एग्जांपल कहाँ लगाया इन्होंने, छत्तीसगढ़ में। कहाँ लगा दिया, छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में जिस शहर में इन्होंने स्टील प्लांट लगाया उस शहर में भी कुछ लोग रहते होंगे। अब ये स्टील प्लांट तो कैसा है बोले, इट इज हाईली पॉल्यूटिंग। ये कैसा है, हाईली पॉल्यूटिंग। अब ये जो धुआं फेंक रहा है और ये धुएं को कौन सूंघ रहा है, यहाँ के लोग जो सूंघ रहे हैं, ये बीमार हो रहा है। तो क्या रतन टाटा इनको पैसा दे रहा है उस चीज का, नहीं दे रहा है। लेकिन इस स्टील प्लांट का इन लोगों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। देखो जो लोग वहां वर्क कर रहे हैं वो तो अर्न कर रहे हैं, ओके, लेकिन ये जो गांव के लोग थे, जो शहर के लोग थे, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन इनके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है जिसका इनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो जीडीपी बढ़ने के बाद भी इनके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। बट ऑन दी अदर हैंड रतन टाटा एक काम और करते हैं, वो क्या चलाते हैं, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब कहां आ गई बोले, वो अपने इंदौर में आ गई। अब टीसीएस आ गई अपने इंदौर में। व्हाट डज इट मीन, अब रतन टाटा क्या करे, टीसीएस लगाया। अब टीसीएस तो उन्होंने लगाई, इसमें जो इंप्लॉइज है उनको तो छोड़ दो, वो तो कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद रियल एस्टेट वाले अपने यहाँ जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो क्या होना शुरू हो गए, बढ़ना शुरू हो गए। क्यों, क्योंकि जैसे टीसीएस आई उन्होंने बोला अगल बगल की सब जमीनें खरीदना शुरू कर दो। इन्होंने अर्निंग शुरू कर दी। चाय पानी वाली दुकान क्या हो गई, खुल गई, होटल्स खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, दूसरी कंपनियां खुल गई, कंप्यूटर शॉप्स खुल गई। तो टीसीएस आया पर इसने इनडायरेक्टली कुछ लोगों को बेनिफिट कर दिया। सो वी कॉल इट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो ये इसने क्या करी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी करी। और टीसीएस कोई पॉल्यूशन नहीं करने वाली कि वहां के लोगों को दिक्कत हो, उल्टा मेट्रो चल गई इंदौर में टीसीएस के कारण। क्यों, क्योंकि टीसीएस आई, सो इट ऑल्सो ब्रॉट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। सो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर से क्वेश्चन देखो, इट इज आर्ग्यूड दैट जीडीपी डज नॉट कवर अप एक्सटर्नलिटीज। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हार्म हुआ वो भी कवर नहीं किया, जो फायदा हुआ वो भी कवर नहीं किया। इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, देन अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है तो क्या होगा, द सोशली डिजायरेबल जीडीपी विल बी लोअर देन कमर्शियली डिजायरेबल। नहीं, सोशली डिजायरेबल जीडीपी विल बी ग्रेटर देन। क्यों, क्योंकि सोशली डिजायरेबल है। हम टीसीएस जैसी कंपनियों को चाहते हैं इंदौर में लाना, स्टील प्लांट जैसी नहीं चाहते क्योंकि ये पॉल्यूशन करेगी। सोशली डिजायरेबल जीडीपी विल बी हायर देन कमर्शियली डिजायरेबल जीडीपी, ये बात बिल्कुल सही है। सो सोशली हम जो जीडीपी चाहते हैं दैट इज हायर देन कमर्शियली डिजायरेबल। बोले कमर्शियली तो टीसीएस कितने रुपए का बिजनेस करती है, 100 रुपए का, लेकिन सोशली देखा जाए तो चाय वालों ने, पान दुकानों ने, रियल एस्टेट ने मिलकर उसको 150 रुपए का कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना, मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 2, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17। For the Indian economy, a long-term economic growth plan must include. Again, the word is must. Must पे ध्यान रखना. Must is an absolute word. For the Indian economy, a long-term economic growth plan must include. Growth plan में क्या होना चाहिए? Neglecting capital goods and focusing fully on consumption goods. भाई capital goods, consumption good already बता दिया. Capital goods कौन से goods होते हैं? Capital goods are those goods which are used for the further production. वो कहाँ पर use होते हैं? Further production of other goods and services. जैसे ये हैवी मशीनरी वगैरह, प्लांट वगैरह, ये क्या होते हैं, और नए गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं। और दूसरे गुड्स कौन से दिखे, कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड बोले तो कौन से गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दूध, चाय, ब्रेड, पेन, कॉफी, टीवी, ये क्या होते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। इससे आप नए गुड्स को नहीं बना सकते हो, नई सर्विसेज को नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो। सो क्या इकोनॉमी को अगर लंबे समय के लिए प्लान करना है तो सिर्फ ऐसे गुड्स बनाओ जो कंजम्पशन के लिए काम आते हो, और कैपिटल गुड्स बनाओ मत, तो फिर तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी। सो दिस शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। बी देखो, निग्लेक्टिंग कंज्यूमर गुड्स एंड फोकसिंग फुल्ली ऑन कंजम्पशन गुड। कंज्यूमर गुड को खत्म ही कर दो और कंजम्पशन गुड पे फोकस करो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मेंटेनिंग अ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स, यस देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन। प्लान करो कि कितने कैपिटल गुड्स खरीदना है, कितने कंजम्पशन गुड्स, बोथ आर नेसेसरी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखना, अब आप बोलोगे सर कंजम्पशन गुड बनाने की क्या जरूरत है। अरे भाई कंजम्पशन गुड नहीं बनाओगे तो लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, और लोग अगर खरीदारी नहीं करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। सो बोथ आर नेसेसरी। कैपिटल गुड्स नए गुड्स बनाने के लिए जरूरी है, कंजम्पशन गुड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जरूरी है। सो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेंटेनिंग अ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन बोथ। यहाँ पर मैंने दिया भी हुआ है, टाइप्स ऑफ गुड्स कितने होते हैं, बोले एक होता फाइनल गुड। फाइनल गुड्स मींस इट हैज क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, रेडी टू बी यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर कंज्यूमर। जैसे कार आप खरीदने गए, डायरेक्टली तैयार थी, चला के ले आए। इंजन को देखा जाए सो दिस इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें भी वैल्यू ऐड होना बाकी है, इट इज
विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, अभी इसने फैक्ट्री के बाहर नहीं आया, और जब तक ये इंजन फैक्ट्री के बाहर नहीं आएगा, भले ये फरारी का क्यों नहीं, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आप इस खाली इंजन को खरीद सकते हो, नहीं खरीदो क्या करेंगे? बोले एसी, बोले एसी क्या है? बोले एसी भी कंज्यूमर गुड है। कंज्यूमर गुड मतलब डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब मैंने बोला कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप के हो सकते हैं। बोले कंज्यूमर गुड कितने टाइप के हो सकते हैं? 4। एसी कंज्यूमर गुड है? हाँ है। टीवी कंज्यूमर गुड है? बोले हाँ है। अच्छा मैंने बोला टी, क्या चाय कंज्यूमर गुड है? बोले हाँ है, जो चाय पीते हो आप लोग, है ना। बिस्किट कंज्यूमर गुड है? बोले हाँ है। क्रॉकरी कंज्यूमर गुड है? बोले हाँ है। बोले लेकिन ये तो सब अलग टाइप के दिख रहे हैं। सो बोले कंज्यूमर गुड कितने टाइप के होते हैं? 4। एक को बोलते हैं ड्यूरेबल, फिर सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनका एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है। फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, एसी 5 से 10 साल चलते हैं, बढ़िया, दे आर ड्यूरेबल। 1 साल से तो एटलीस्ट ज़्यादा ही चलते हैं अगर तोड़फोड़ ना करो तो। दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल्स, बोले इनका भी एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है लेकिन ड्यूरेबल गुड से कम होता है। जैसे टीवी, फ्रिज, ये तो बोले 5-10 साल चलते हैं, लेकिन क्रॉकरी, क्लॉथ, शूज़ ये 5-10 साल नहीं चलते, बोले 6-8 महीने चलते हैं। तो डेट आर सेमी ड्यूरेबल्स। नॉन ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स बोले कौन से? बिस्किट एक बार खाया खत्म, सिंगल यूज। मिल्क, टी एक बार खाया खत्म, मतलब एक ही यूज में खत्म हो जाते हैं, दैट आर नॉन ड्यूरेबल। उनका कोई लाइफ स्पैन नहीं होता, सिर्फ सिंगल यूज के काम आते हैं। और सर्विसेज, सर्विसेज वो गुड्स होते हैं यू कैन नॉट टच देम बट यू कैन फील देयर बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस। आप इसको टच नहीं कर सकते लेकिन इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हो। सो दीज आर सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज बता दिया, टाइप्स ऑफ गुड्स बता दिए, कंज्यूमर गुड्स बता दिए, और कैपिटल गुड्स मैंने बता दिया, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू एंड दे आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दैट आर कैपिटल गुड्स। जैसे मैंने प्लांट वगैरह, मशीनरी वगैरह की फोटो यहाँ पर दे रखी है। सारी चीज़ों को समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात कर रहा है? एन ओपन इकोनॉमी इज लाइकली टू हैव। ओपन इकोनॉमी की बात कर रहा है भाई। इकोनॉमी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। आई होप आपने सब बेसिक्स कवर कर रखे। नहीं भी पढ़ा है डोंट वरी, मैं तो यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ। इकोनॉमी 2 टाइप की हो सकती है। एक इकोनॉमी रहती है ओपन, एक इकोनॉमी रहती है क्लोज। भाई क्लोज्ड इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो ये वर्ल्ड में डज नॉट एग्जिस्ट। ये कहीं पर भी एग्जिस्ट करती है नहीं, ये एग्जिस्ट करती है ओनली इन थ्योरी। ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? ओनली इन थ्योरी। भाई क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो सिर्फ सारे काम अपने ही अंदर कर लेती है, वो बाहरी वर्ल्ड से कभी भी इंटरेक्ट नहीं करती है। सो नो इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर कोई बोले कि भाई नॉर्थ कोरिया तो सर कैसी है क्लोज्ड इकोनॉमी, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी चाइना के साथ इंटरेक्ट करती है। और ओपन इकोनॉमी वो होती है जो दूसरे देश के साथ भी इंटरेक्ट करती है। जैसे इंडिया इज अ ओपन इकोनॉमी, चाइना इज अ ओपन इकोनॉमी, जापान इज अ ओपन इकोनॉमी। सारी इकोनॉमीज, ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर ओपन इकोनॉमी बिकॉज दे आर डूइंग 2 वर्क्स। या तो ये एक्सपोर्ट करती है या तो ये इंपोर्ट करती है। सो अगर कोई भी देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगा है सो हम उसको क्या बोलेंगे? ओपन इकोनॉमी। सो एन ओपन इकोनॉमी इज ऑलवेज लाइकली टू हैव, ऑलवेज बोल रहा है, ऑलवेज एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हाई फॉरेन ट्रेड एज प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी। हाँ वो फॉरेन ट्रेड करती है बिकॉज इट इज एन ओपन इकोनॉमी, तो बात बिल्कुल सही है। अ रैपिडली ग्रोइंग जीडीपी ग्रोथ रेट, क्या ये सही है? अगर ओपन इकोनॉमी है, बोले वो क्या करती है? सिर्फ इंपोर्ट ही इंपोर्ट करती है, सारी चीजें बाहर से बुलवा रही है, सो उसकी जीडीपी बढ़ रही है क्या? वो तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, तो उसकी जीडीपी कहां से बढ़ेगी? क्योंकि सारी चीजें बाहर से बुला रही है और वो ओपन इकोनॉमी भी है, तो दिस इज रॉन्ग। थर्ड देखो, लो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। भाई ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब ओपन इकोनॉमी होती है तो देश एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। सो लो वॉल्यूम होगा जरूरी नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। सो 1 ओनली कहाँ दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। सो ओपन इकोनॉमी का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। किसके ऊपर है? जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर है। ऑलरेडी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले जब जीडीपी पढ़ाया था कि जीडीपी डिफ्लेटर जब आएगा तब बताऊंगा। आ गया जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इज प्राइमरीली एन इंडिकेटर ऑफ। जीडीपी डिफ्लेटर किसका इंडिकेटर है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है उसके पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस जीडीपी डिफ्लेटर? अब मैं यहाँ पर 2 साल ले रहा हूँ, अलग अलग ईयर ले रहा हूँ। 1 साल ले रहा हूँ मैं सन 2012, 1 साल ले रहा हूँ मैं आज का अपना 2024। ये ऐसी इकोनॉमी है, ये किसी भी इकोनॉमी के अंदर ले रहा हूँ। मान लो ये ऐसी इकोनॉमी है जो सिर्फ किसका प्रोडक्शन करती है, तो आप बोलोगे दिस इकोनॉमी ओनली प्रोड्यूसेस कार। तो मेरी जीडीपी भी इस कार से पता चलेगी। बोले कोई सर्विसेज नहीं, बस एक ही गुड बनाती है, दैट इज कार। सन 2012 में इसने कितनी कार बनाई? 10 कार्स बनाई। कितनी कार बनाई? 10 कार बनाई। और हर कार की कीमत कितनी थी? 2 लाख रुपए। कितनी थी? 2 लाख रुपए। सो 2012 में जीडीपी कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे 10 कार बनाई 2 लाख के हिसाब से, तो जीडीपी इज ₹20 लाख। बोले 20 लाख इसकी जीडीपी आ गई। अब 2024 आ गया, वही 10 कार की जगह अब इस बार इसने कितनी कार बनाई? 2024 में प्रोडक्शन कम हो गया, सिर्फ कितनी कार बनी? 5 कार बनी। लेकिन इस बार कार की प्राइसेस कितनी हो गई? एक कार की कीमत अब 2 नहीं 5 लाख रुपए। पहले 2 लाख थी, अब महंगाई बढ़ गई बोले 12 सालों में, अब एक कार 5 लाख की आती है। सो जीडीपी कितनी आई? तो आप बोलोगे 25 लाख रुपए। अब ध्यान से देखो,
2012 में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था लेकिन जीडीपी कम है, 2024 में प्रोडक्शन कम हुआ है लेकिन जीडीपी ज़्यादा है। तो ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है ना। अब ये प्रॉब्लम हो किसके साथ रही है, बोले इस बार ऐसा क्या हुआ, तो बोले क्या हो गया, 2024 में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई है, जिसके कारण कार की कीमत बढ़ गई है। बोले महंगाई क्यों बढ़ गई है, माइट बी बिकॉज ऑफ टैक्सेस और इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जिसके कारण कार की कीमत बढ़ गई लेकिन जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा 2012 बेटर था या 24 बेटर था। नंबर को देख के तो लग रहा है 2024 अच्छा है, क्यों, क्योंकि 25 लाख रुपए जीडीपी आ रही है, लेकिन 2012 में सिर्फ 20 लाख जीडीपी आ रही है। तो उसके लिए हमको एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बोलता है, जीडीपी डिफ्लेटर बोलता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, क्या बोलता है वो, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। सो बोले इससे आपको पता चलेगा व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट। क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। बोले नॉमिनल जीडीपी मतलब वो जीडीपी जो आपको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड नहीं दिख रही है। बोले 2024 में आपको देखना है ना कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया कंपेयर टू 2012। सो बोले आज की जीडीपी कितनी है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी, तो बोले ऊपर रखो उसको 25 लाख। रियल जीडीपी बोले पहले कितनी थी 2012 में, जिसको हम बोलते हैं वी कॉल इट बेस ईयर। बोले ऐसा साल चुनो जब सारी चीजों के प्राइसेस बराबर थे। सो बोले इस साल से इसको कंपेयर करेंगे तो उसको बोलते हैं बेस ईयर। तो बेस ईयर में प्राइसेस क्या आते हैं, उन्हीं कारों के। अगर देखो आज 5 कारें हैं कितने की, 25 लाख रुपए की। अगर उस समय में 10 की जगह अगर सिर्फ 5 कार ही बनाता 2 लाख के हिसाब से, तो कितना आता, 10 लाख रुपए। तो वो उस समय कब कितने की बन जाती, 10। तो 25 के नीचे में रखूंगा 10 लाख इंटू 100 कर दूं। अब मैं जल्दी से देखो, 5 ये गया, 2 ये गया, 50। तो मेरा कितना आ गया, 5 इंटू 50, बोलिए कितना हुआ ये, 5 इंटू 50 250। सो देखा जाए तो 250% मेरा क्या आ गया है, बोले इन्फ्लेशन। सो बोले 2012 के कंपैरिजन में आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, 250 गुना बढ़ गई है। तो ये पता कैसे चला कितनी महंगाई बढ़ गई है, थ्रू जीडीपी डिफ्लेटर। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज प्राइमरीली एन इंडिकेटर ऑफ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या बकवास है, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इकोनॉमी नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं, प्राइस इन्फ्लेशन। सो जीडीपी डिफ्लेटर ने हमको बताया 250% प्राइस बढ़ गई है। और यहाँ पर मैंने जीडीपी का फॉर्मूला फिर से दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब 2012 में कितनी जीडीपी थी, दैट इज रियल जीडीपी। बोले 5 कार 2012 में बनाते आप तो 2 लाख के हिसाब से कितने की बन जाती, 10 लाख की। आज वो कार कितने की बनी, 5 लाख की एक कार, तो 5 कार बनी 25 लाख की। काट दो इसको, 100 से कर दो तो 250% आ रहा है। तो 250% इज द इन्फ्लेशन in 2024 compared to 2012. that is the concept of GDP deflator. so GDP deflator आपको सारी रियल वैल्यूज बताने में हेल्प करती है। हो सकता है आपकी जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही हो बट प्रोडक्शन हैव डिक्रीज। तो जीडीपी बढ़ी हुई क्यों दिख सकती है, बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेशन सिस्टम। समझ में आ रहा होगा आप सब लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इकोनॉमिक चैलेंज फॉर स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी बोले तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है, स्टेट इकोनॉमी है, उसके लिए मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से हैं। डिसाइडिंग व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा, हाँ ये तो सबके लिए चैलेंज रहता है कि कौन से गुड्स बनाना है। स्टेट इकोनॉमी के लिए तो और बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जनता को क्या चाहिए वही देना पड़ेगा, क्योंकि वरना जनता रिवोल्ट कर देगी। तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, एलोकेटिंग सप्लाई चेन नेटवर्क टू प्राइवेट सेक्टर। भाई स्टेट इकोनॉमी है तो ये सप्लाई चेन नेटवर्क प्राइवेट वालों को देंगे क्या, नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सप्लाई चेन नेटवर्क्स, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो बहुत लिमिटेड रोल होता है। एंश्योरिंग अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स, बिल्कुल जो गुड्स बना रहे हो उसमें बैलेंस भी तो रखना पड़ेगा उनकी डिमांड और सप्लाई में, कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वेस्टेज होगा, कम प्रोडक्शन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये वाली बात भी सही है। टू असर्टेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, बिल्कुल आपको ये भी पता करना पड़ेगा, भले ही गुड्स को स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसके लिए भी पैसा तो लगेगा ना। सो आपको पता करना पड़ेगा कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो ये भी मेरा सही हो जाएगा। सो 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट आंसर। सो 1, 3 एंड 4 कहाँ दिया हुआ, सी में। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना है, सो परसिवरेंस आईएएस की ऐप के ऊपर मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस दैट इज एट 4500 रुपीज़ ये बैच अवेलेबल है, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 1 ईयर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। कल की क्लास में हम लोग आगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे, डेली 20 क्वेश्चन चलने देंगे इकोनॉमिक्स में। जो पॉलिटी की सीरीज है वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, फिर ज्योग्राफी भी आएगी, इन्वायरमेंट भी आएगी। डोंट वरी, बिफोर यूपीएससी प्रिलिमिनरी आपके सारे सब्जेक्ट्स को थ्रू एमसीक्यू कवर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।